हेलो ऑल, दिस इज़ आकाश गुप्ता अगेन। सो जैसा कि मैंने बताया कि मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसपे मैं डिस्कस करूँगा सारे एस सी वर्मा के क्वेश्चंस को वन बाय वन, इंक्लूडिंग ऑल ऑब्जेक्टिव्स, ऑल एक्सरसाइजेस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर्स जिनके सोल्यूशन कहीं भी नहीं मिलते। तो देखिए, मैंने सबसे पहला चैप्टर द फोर्स स्टार्ट किया था और इसके शॉर्ट आंसर्स में डिस्कस कर चुका हूँ। लेट्स बिगिन विद ऑब्जेक्टिव 1। इसमें पूछा है व्हेन नील्स बोर शुक हैंड विद वर्नर हिजनबर्ग व्हाट काइंड ऑफ फोर्सेस दे एक्सर्ट। देखिए, जब हम दो लोग हाथ मिलाते हैं तो हमेशा एक स्किन के मॉलिक्यूल दूसरे स्किन के मॉलिक्यूल को पुश करते हैं। ये पुशिंग फोर्स होता है और ग्रेविटी कभी भी पुशिंग या रिपल्सिव नहीं हो सकती। ग्रेविटी इज ऑलवेज अट्रैक्टिव और ग्रेविटी हम जानते भी हैं, ये एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्स है जिससे हम ग्रेविटेशनली इंटरेक्ट करते हैं, राइट। और जितने भी फोर्सेस हम डेली लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं एक्सेप्ट ग्रेविटी, ऑल फोर्सेस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ऑल काइंड ऑफ पुल पुश, ऑल काइंड ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, फ्रिक्शन, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं। और न्यूक्लियर वी का तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता क्योंकि ये फोर्सेस केवल और केवल न्यूक्लियस के अंदर ही ऑब्जर्व होते हैं। सो डेफिनेटली द आंसर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल है, देखिए, जब इसमें कहा गया है लेट ई जी एंड एन रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल एंड न्यूक्लियर फोर्सेस बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स। अब कई बार आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें, पर ध्यान से देखिए, ये इलेक्ट्रॉन के बीच की बात कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन में न्यूक्लियर फोर्स तो होता ही नहीं है, सो न्यूक्लियर फोर्स इज जीरो बिटवीन इलेक्ट्रॉन, सो दिस मस्ट बी एट द एंड ऑफ द सीरीज। ओके, सो डेफिनेटली दो इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सबसे बड़ा होगा, ग्रेविटेशनल उससे छोटा होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास मास भी है लेकिन बहुत कम है। ओके, और न्यूक्लियर फोर्स तो होगा ही नहीं, तो ये जीरो है, इसलिए ये सीरीज के लास्ट में आ रहा है। तो सही आंसर है इसका डी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फॉर ऑब्जेक्टिव 1। अब इसमें लिखा है सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इज जीरो। ये एक बहुत ही ऑब्वियस सा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कहा है कि बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ अ सिस्टम। अब अगर हम कोई सिस्टम ले लेते हैं, मान लो 3 पार्टिकल का एक सिस्टम ले लिया, इस पे प्लस, इस पे प्लस, इस पे माइनस चार्ज है, तो डेफिनेटली इनके बीच में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस लग रहे होंगे वो ये सिस्टम के पार्टिकल ही एक दूसरे पे लगा रहे होंगे। ये सिस्टम है हमारा, और इस सिस्टम के पार्टिकल ही जब एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे तो वो फोर्सेस डेफिनेटली इंटरनल होंगे। लाइक मान लीजिए 1 ने 2 को पुश किया और 2 ने 1 को पुश किया, 1 ने 3 को अट्रैक्ट किया, 3 ने 1 को अट्रैक्ट किया। ओके, और 3 ने 2 को अट्रैक्ट किया और 2 ने 3 को अट्रैक्ट किया। ये सारे फोर्सेस देखिए, ये फोर्स पेयर वाइज इक्वल एंड अपोजिट हैं, ये और ये पेयर वाइज इक्वल एंड अपोजिट है, ये और ये पेयर वाइज इक्वल एंड अपोजिट है। तो ये डेफिनेटली कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि एक्शन रिएक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं, तो ये डेफिनेटली कैंसिल हो जाएंगे। सो बिलीव मी, ये सारे फोर्सेस कितने भी और पार्टिकल्स ले लें आप, 10 ले लें, 100 ले लें, मिलियंस ले लें, लेकिन अगर वो सिस्टम के अंदर के पार्टिकल्स के फोर्सेस हैं जो एक दूसरे पर वो लगा रहे हैं, तो वो दरअसल इंटरनल फोर्सेस होंगे और वो हमेशा पेयर्स में होंगे, तो उनका सम डेफिनेटली कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ साइन ऑफ द चार्जेस, कितने भी पार्टिकल्स हो डेफिनेटली नेट फोर्स जीरो ही होगा। अगर आप और सारे ऑप्शन पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि ओनली लिखा है, मतलब ये कंडीशन वाला है, चाहे कुछ भी कंडीशन हो, कुछ भी साइन हो, आंसर डी ही आएगा। कितने भी पार्टिकल हो, कितने भी तरह के साइन हो, नेट फोर्स हमेशा जीरो होगा। ओके, सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 4। ओके, अब देखिए, इसमें कागी भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर आप 11th में हैं और इस चैप्टर को पहली बार पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा इसका मीनिंग है। इसमें लिखा है अ 60 kg मैन पुशेस अ 40 kg मैन बाय अ फोर्स ऑफ 60 न्यूटन। द 40 kg मैन हैज पुश्ड द अदर मैन विद अ फोर्स ऑफ, ऑब्वियसली अगर आप थोड़ा सा भी सोचेंगे तो आंसर कर देंगे सी। क्यों? क्योंकि एक्शन रिएक्शन है, जितना फोर्स 60 kg 40 kg पे लगाएगा उतना ही फोर्स 40 kg 60 kg पे लगाएगा। बात बहुत सिंपल लगती है, पर अगर आप जरा थोड़ा सा और डीप में सोचें,
और सोचें कि भाई द फर्स्ट मैन इज़ वेरी कैपेबल बिकॉज ही उसका मास ज़्यादा है, वो बड़ा है, इस डायग्राम में वो बहुत मस्कुलर दिख रहा है और ये बहुत छोटा सा मैन है, ठीक है। तो क्या ये बात ठीक लग रही है कि जितना फोर्स बड़ा वाला आदमी दूसरे पे लगा रहा है, क्या उतना ही फोर्स ये दूसरे पे लगा रहा होगा? तो ज़रा थॉट देंगे आप, तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं, बिकॉज जब इनमें ये इंटरेक्शन होता है तो हम देखते हैं इसमें तो बहुत इफेक्ट आता है, ये तो भाई बहुत दूर तक गिर जाएगा और इस पे बहुत थोड़ा सा ही इम्पैक्ट आएगा। फिर आपको थोड़ा डीप थिंकिंग करनी पड़ेगी, फिर आपको समझ में आएगा कि नहीं है अंतर क्या है। एक्चुअली दोनों ने फोर्स तो एक दूसरे पे इक्वल ही लगाया है, फोर्स इक्वल है इन मैग्नीट्यूड। डिफरेंस कहाँ पे है? डिफरेंस है एक्सेलरेशन में। फोर्स इक्वल है बट एक्सेलरेशन में डिफरेंस है। जिसका मास कम है उसमें ज़्यादा एक्सेलरेशन डेवलप होगा और जिसमें मास ज़्यादा है उसमें कम एक्सेलरेशन डेवलप होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हैवी मास है उसमें एक्सेलरेशन कम डेवलप होगा, इसलिए उसमें चेंज ऑफ वेलोसिटी कम होगा, और जो हल्का मैन है उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा डेवलप होगा, उसमें चेंज ऑफ वेलोसिटी ज़्यादा डेवलप होगा, इसलिए हमें इसमें ज़्यादा मोशन ऑब्जर्व होता है, बट फोर्सेस हमेशा एक दूसरे पर वो इक्वल ही लगाते हैं। Okay, so that was question number 4. That's it for this video. आगे के सवाल अगले वीडियो में देखते हैं।